यस। कौन है भैया, ऑफ कर दो। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। जोलिंगर और एलिसन, ये दो वैज्ञानिक थे। और जोली हम्म, जोलिंगर और एलिसन साहब जो दो की वैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने एक एक बीमारी की खोज की। तो अपना अपना माइक चेक करें जरा। डॉक्टर जोलिंगर एंड डॉक्टर एलिसन, ये दोनों ने एक बीमारी खोजी। उस बीमारी के जो लक्षण थे, साला तो प्योर डिओडनल अल्सर जैसे मिल रहे थे, प्योर डिओडनल अल्सर, डिक्टो। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द हो रहा है, खाना खाने पे आराम मिल रहा है, एसिड बहुत बन रहा है शरीर में। हर वो चीज जो पेप्टिक अल्सर में, डिओडनल अल्सर में मिलती है, वही सारी बीमारी का सिम्टम जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम यानी जेड ई सिंड्रोम में मिल रहा है। तो डॉक्टर जोलिंगर और डॉक्टर एलिसन ने देखा कि यार ये तो सारे अल्सर के सिम्टम मिल रहे हैं। और थोड़ा और इसको जब एग्जामिन किया गया, है ना, लेप्रोस्कोपी हुई, पेट खोल खाल के देखा, ये करा वो करा, तो मालूम पड़ा कि पेनक्रियास की डेल्टा सेल्स में गठान है। फिर जब डेल्टा सेल्स को एग्जामिन किया गया, तो मालूम पड़ा कि वो तो साला गेस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है। गेस्ट्रिन हार्मोन विच इज ऑल्सो रिलीज बाय द जी सेल ऑफ द स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस निकलवाता है वो, HCl निकलवाता है वो, पेप्सिन निकलवाता है वो। तो वो ही जो तुम्हारा गेस्ट्रिन हार्मोन है, वो पेनक्रियास की डेल्टा सेल भी निकाल रही थी। आप जानते तो हो ना, अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाती है, आइसोलेट ऑफ लैंगरेंज की, पेनक्रियास में। बीटा सेल इंसुलिन बनाती है ना, गामा सेल और एक PP हार्मोन बनाती है। और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेनिन और माइक ऑफ करो पवन। तो डेल्टा सेल सोमेटोस्टेनिन के साथ में गेस्ट्रिन हार्मोन भी निकालता है। इस बीमारी को गैस्ट्रिनोमा भी बोला गया शुरुआत में। और फिर जिनने खोज की, तो उनके रिस्पेक्ट में नाम डाल दिया जेड ई सिंड्रोम। सिंड्रोम कहाँ है भैया? दो ऑर्गन, दो पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। एक तो पेनक्रियास के अंदर ट्यूमर है, चलो ये अलग लफड़ा। इसमें भी एपिगेस्ट्रिक में दर्द वर्द होगा, पेनक्रियास ट्यूमर की वजह से उसमें भी कुछ चीजें और होगी पेनक्रियास की। और उस वजह से गेस्ट्रिक जूस ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द गेस्ट्रिन हार्मोन, वो ज्यादा निकल रहा है। तो फिर पेप्टिक अल्सर के सिम्टम भी इसमें मिल रहे हैं। तो पेनक्रियास इन्वॉल्व है, डिओडनम जेजुनम और स्टमक भी इन्वॉल्व है, हार्मोन इन्वॉल्व है दो एक। इसलिए इसका नाम है जेडी सिंड्रोम। पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में। इन 1955 डॉक्टर जोलिंगर एंड डॉक्टर एलिसन, इन्होंने पहली बार इसकी खोज की। उन लोगों ने देखा दो मरीज जिनको ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर थे, उनको नॉन बीटा सेल्स ऑफ ट्यूमर मिले पेनक्रियास के, यानी डेल्टा सेल्स आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस की, जो सोमेटोस्टेनिन और गेस्ट्रिन हार्मोन निकालता है। इस तरह की कोशिकाओं का ट्यूमर मिला, और उसमें सिम्टम मिल रहे थे ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर के, डिओडनल अल्सर के। फिर मालूम पड़ा कि भैया ये तो स्टमक भी निकालता है, लेकिन उसमें तो कोई गठा नहीं। तो फिर ये प्योरली पेनक्रियास के ट्यूमर की वजह से डिओडनम और जेजुनम और स्टमक भुगत रहा था। इसलिए इसको बोला जेलिंगर और लिंगोल सिंड्रोम। अब हो क्या रहा है, गेस्ट्रिनोमाज आर मच मोर कॉमन इन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। और गेस्ट्रिनोमा बहुत कॉमन है, और इसके बारे में और चीजें होना चाहिए थी जो इन्होंने बताई बाद में भी। इन दिस कंडीशन पेप्टिक अल्सर डेवलप फॉर हाई एसिड सिक्रेशन ऑफ स्टमक। स्टमक गैस्ट्रिक जूस बहुत रिलीज कर रहा है,
उस गैस्ट्रिक जूस से बहुत ज्यादा मात्रा में HCl निकल रहा है, जो कि डिओडनम की वाट लगा रहा है, लेकिन वजह स्टमक में नहीं है, वजह पेनक्रियाज में है, गैस्ट्रिन हार्मोन का ट्यूमर। ठीक है, 60% तीस ट्यूमर आर मेलिग्नेंट, 40% इज बेनाइन होते। साला जेडी सिंड्रोम तो और जानलेवा भी है, क्योंकि इसमें पेनक्रियाज का कैंसर भी होने के चांसेस है, तो वो और एक लफड़ा। तो सिम्टम ये भी मेल को ज्यादा होता है, 30-40 साल की उम्र में ज्यादा होता है ना। और जो बोलना चाहिए कि 75% जो छाले हैं वो स्टमक में, लेजर कर्वेचर पाइलोरस पे और फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडनम में ही होती है। क्लियर है? सिम्टम कैसे आएंगे मैं नहीं बताऊंगा आपको, जो सिम्टम हमने पेप्टिक अल्सर डिओडनल अल्सर में पढ़े हैं वही सिम्टम सब इसमें लिख के आना है। गैस्ट्रिक जूस की क्वांटिटी बहुत होगी, लेकिन इसमें ये तो है। क्लियर है? ध्यान रखना। ठीक, ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी करना पड़ता है, कोई ऑप्शन। ठीक है, एक सिंड्रोम होता है, सिर्फ नाम सुन लो, कभी आता नहीं वैसे, WDHA सिंड्रोम, वाटरी डायरिया, हाइपोकैल्सेमिया, गैस्ट्रिक एंटासिडिटी, यानी कि हाइपर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, W यानी वाटरी डायरिया, WD, एज यानी हाइपोकैल्सीमिया, और ए यानी ए एसिड यानी एब्सेंट एसिड, या बोलना चाहिए एंटा एसिड। तो आप सब जानते हो, यदि शरीर में गैस्ट्रिक जूस में HCl हार्मोन कम हो जाएगा, इसका एक और नाम है एक्लोरहाइड्रिया। तो मैं WTHA को बोलूंगा वाटरी डायरिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड एक्लोरहाइड्रिया, एब्सेंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो बीमारी है, इसमें पेनक्रियास की वाट लगी पड़ी रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला टॉपिक है इसके अंदर, TB ऑफ इंटेस्टाइन। अभी मैंने सेकेंड ईयर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या प्राइमरी एंड सेकेंडरी TB बताया था, और उसको टाइफाइड के अल्सर से उसको मैंने बताया था कि ऐसे इसको अलग करते हैं। और उसमें एक शब्द था हाइपरप्लास्टिक इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। ये बीमारी मुझे थर्ड ईयर में 20 मार्क्स में आ गई थी, और हम इसको पढ़ के नहीं गए, क्योंकि ये नहीं आती है, पता नहीं क्यों साले फेल करने के चक्कर में पूछ लिया होगा, तो 32 मार के आए, क्या करें। तो हाइपरप्लास्टिक मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, कहाँ पर? इलियोसिकल रीजन में, और ये TB की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो TB में ग्रेन्युलोमा बनता है, जिसमें मोनोसाइट, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, कोलाजन सब बहुत ज्यादा हाइपरप्लास्टिक हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको TB का इन्फेक्शन है, उन्होंने अपना स्पुटम खुद सॉलो कर लिया, तो फिर उनको हाथों की TB भी हो सकती है। शुरुआती दौर में घोंस फोकस होते हैं, प्राइमरी TB, फिर हॉरिजेंटल घाव बने लग जाते हैं, आड़े आड़े घाव, सेकेंडरी TB, लेकिन कहीं कहीं इलियोसिकल रीजन में ग्रेनुलोमा बहुत ज्यादा बन जाता है, इलियोसिकल म्यूकोसा बहुत हाइपरप्लास्टिक हो जाता है। इस बीमारी का नाम है हाइपरप्लास्टिक इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलो बाकी पेयर्स, पेचेस वगैरह, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड सब इलाज करा। सिम्टम्स, अटैक ऑफ एब्डोमिनल पेन, वो थोड़ा सा कम ज्यादा होता रहेगा। इंटरमिटेंट डायरिया, व्हाट इज इंटरमिटेंट डायरिया? कॉन्स्टिपेशन डायरिया, ठीक है। चलो, इसके अलावा आते ब्लॉक भी हो सकती है इसके अंदर, राइट इलेक्ट फोसा में मास दिखेगा, दर्द भी होगा। इन्वेस्टिगेशन में सोनोग्राफी करा लो, एंडोस्कोपी करा लो, बेरियम मिल करा लो, एक्सरे का, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, डॉट, क्योंकि बीमारी TB है। क्या है? TB। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्सरेटिव TB नहीं पढ़ना, कॉहन डिसीज अभी पीछे आएगा, इसलिए इसमें नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक, ये कॉहन डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस पीछे आएगा। ठीक, तो थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप, डायरेक्टली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटीड पूछा जाता है कई बार, है ना, हर 1-2 साल में आता है। हाथों का चोक हो जाना, इसकी डेफिनेशन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा आपको पिक्चर समझ में आ रही होगी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आते क्या हो रही है? ब्लॉक,
आंतों में चोकिंग मिल रही है, यानी when there is any pathological interference of normal progression of intestinal content or food distally, यानी आंतों से जो भी आंतों में खाना है या आंतों का जो कंटेंट है वो दूर डिस्टल यानी रेक्टम की तरफ नहीं जा पा रहा है, इसमें कोई लफड़ा आ गया है, कोई इंटरफेरेंस आ गई है, तो इस बीमारी को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये दो टाइप का हो सकता है, मैकेनिकल एंड पैरालिटिकल। मैकेनिकल मतलब ल्यूमेन के अंदर कोई कचरा है, कोई ने बोरी गुठली खा ली, आम की गुठली खा ली, आम की गुठली तो नहीं खा पाएगा, बट खजूर की गुठली निकल ली, चवन या अठन्नी का सिक्का निकल लिया 1 रुपए का, बच्चे कंचे निकल लेते हैं, और भी कई चीजें, कोई लोग बाल खा लेते हैं, ठीक है, खाने में ऐसी कोई चीज खा ली, बहुत हार्ड हड्डी वड्डी खा ली, चिकन मटन निपटाते, तो ये ल्यूमेन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन वॉल ल्यूमेन पर भी ट्यूमर व्यूमर बन सकता है, पेडंकुलेटेड है ना, जिसको हम पैपिलोमा वगैरह बोलते हैं, वो बन सकते हैं, स्कार विस्कार बन सकता है, स्टोन विस्टोन वॉल पर आ सकता है। तो ये जो है ऑन वॉल भी हो गया, इन ल्यूमेन ल्यूमेन के अंदर और ऑन वॉल वॉल पर। तीसरा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द वॉल हो सकता है, यानी हर्निया वर्निया हो गया, हाथे दब गई है ना, या फिर कुछ गठान है कहीं और, जैसे पेनक्रियास के हेड में गठान है, हेड ऑफ पेनक्रियास में, और डियोडनम कंप्रेस हो जाएगी है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो ये आउटसाइड द वॉल है। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में इन ल्यूमेन, ऑन ल्यूमेन एंड आउटसाइड द ल्यूमेन, ये 3 चीजें देखने को मिल सकती। नाउ एक होता पैरालिटिकल इलियस, पैरालिस। अब भैया लकवा मार गया, आप में से कितने ने एल्यूमिना होम्योपैथिक रेमेडी पढ़ी है? एल्यूमिना पढ़ी है, हाँ या ना? पढ़ी है? नहीं पढ़ी? एल्यूमिना में लिखा है इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट स्ट्रेंथ। पेशेंट को 5-5 8-8 दिन तक डिजायर ही नहीं होती डेफिकेशन की। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी की वजह से, और जो लोग जनरली जो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं उन लोगों की समस्या बहुत होती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है ना, और उसकी वजह एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी है। तो एल्यूमिना में लिखा हुआ है कि उसकी जो पूरी इंटेस्टाइन होती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, लेस एक्टिव रह जाती है, इस वजह से प्रेशर ही नहीं बनता, पैरासिटिक मूवमेंट ही नहीं होती, तो जब तक रेक्टम पूरा भर ना जाए तब तक डिजायर ही नहीं होती, और सॉफ्ट स्टूल भी निकालने में उसको बहुत जोर लगता है। आप जाके आज घर जाके पढ़ना एल्यूमिना, तो उसमें लिखा होगा सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट इफोर्ट। प्लेटिना में भी है, क्योंकि उसमें नर्व पैरालाइज्ड हो गई है, लेग डिफ्लोरेटम में पैरालाइज्ड हो जाती है वहां की आंख, तो फिर प्रेशर नहीं बन पाता, स्टूल प्रॉपर पास नहीं होता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये हमने कॉजेज देख लिए भैया, हाथों में लकवा मार गया है, एक तो ये लफड़ा हो सकता है, या फिर दूसरा लफड़ा क्या हो सकता है कि कि मैकेनिकल कोई बैरियर है, कोई ने गुटली वुटली खा ली है, हो गया ट्यूमर बन गया, हर्निया स्कार। सिम्टम्स क्या आएंगे और पैथोलॉजी क्या होगी? अब देखो, आप मुझे बताइए हमारे शरीर में डेली कितना जूस रिलीज होता है? रोज कितना निकलता है आम का रस? 4 से 5। 5 to 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। 1 से 1.5 लीटर सलाइवरी जूस है ना, 800 से 1200 ml गैस्ट्रिक जूस, 800 से 1200 ml बाइल जूस, 1000 से 1500 पेनगेटिक जूस, 1500 से 2000 सक्कस एंटेरिकस, तो 6 लीटर तो साला वो निकल गया। बाकी 1-2 किलो आप खा गए बाफले बाफले, अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा पेट में, जूस तो निकल ही रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हम तो बोल ही रहे हैं आते ऑब्स्ट्रक्ट है, तो गैस बनेगी, जीआईटी स्टेंट हो जाएगा, और बावेल मोटिलिटी की एक बहुत अच्छी बात मिलेगी। देखो, जैसे समझने की कोशिश करना,
कि यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ पर, इसको समझो यहाँ पर ब्लॉकेज है, बाकी वो उल्टा करना पड़ेगा, गड़बड़ होगी। चलो ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ब्लॉकेज है। तो क्या होगा कि खाना जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, नीचे खाली है। अब क्या होगा कि जो अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें तो बहुत विग्रस मूवमेंट होगी, खूब मरोड़ाई, क्यों, जोर लगा के भाई वो कोशिश करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम किया जाए। बट बिलो द ऑब्स्ट्रक्शन धीरे 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 जो खाना वाना था वो रेक्टम में पहुंच गया, रेक्टम से बाहर भी हो गया, अब वो पूरी आंतें खाली है नीचे की, तो क्या जरूरत है अब उसकी मूवमेंट की, तो वहां पर बिलो द ऑब्स्ट्रक्शन मूवमेंट स्लो होगी। है समझ में? एक, वॉमिटिंग होने लग जाएगी, पेट फूलने लग जाएगा, बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करेंगी। सिम्टम्स में पेट का फूलना, स्पास्मोडिक मरोड़ आएगी। कौन हो भैया? तो मरोड़ आएगी, एगोनाइजिंग स्पास्मोडिक पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, मतलब स्टूल और गैस तक पास नहीं होगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। उल्टियां होगी, फर्मेंटेड खाना बाहर निकलेगा सड़ा हुआ, इसको फीकल वॉमिटिंग बोलते हैं। ओपियम पढ़ना हो, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी? सर वॉइस नहीं आ रही। नो सर, अभी भी नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही सर वॉइस। नहीं आ रही सर। नो सर, अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। यस सर, अब आ रही है। अब आ रही है। चलो, तो कुछ लोग क्या वीडियो ऑन कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं नमूने जो मैंने बोल भी रखा कि 1 बजे से पहले कॉल मत करो, लेकिन कॉल करेंगे ही करेंगे। क्या करें, भारत वाले सुधर जाए तो क्या बात। खैर कोई बात नहीं। तो मरोड़ आना, स्पास्मोडिक पेन, फीकल वॉमिटिंग, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, घबराहट, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सर्जरी करना पड़ेगी, चीनो पी के हो जाएगा काम। एक वो भी आता है बेसिन में, वो एक पाउडर डाल दो तो पूरा बेसिन का पाइप जो चौक होता है वो साफ हो जाता है, तो वो पी लेना। नहीं लगे ऐसा, हार्पिक पी लेना, एसिड पी लेना, बढ़िया कचरा साफ हो जाएगा, है ना। वैसे बता दूं, वार्म इन्फेस्टेशन का सबसे अच्छा एक कारण है, वो है एस्केरियासिस। बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो वायरल हुआ था 5-7 महीने पहले कि देखो ये मैगी नूडल खाने से पेट में ऑपरेशन करना पड़ा। ओके, स्टॉप करो। भैया रिमूव, जिसका माइक ऑन है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। 3 वैरायटी का होता है। सिंपल,
सिंपल मतलब क्या कि भैया जस्ट चोकिंग हुई है और कुछ लफड़ा नहीं हुआ। दूसरा होता है स्ट्रेंगुलेटेड, मतलब भैया चोकिंग भी हो गई, साला आर्टरी सप्लाई भी बंद हो गया है, वेन ब्लॉक हो गई, स्ट्रेंगुलेटेड, फांसी, दम घुटना। और एक होता है क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब होता है ऊपर और नीचे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों जगह पर ब्लॉकेज है, इसको बोलते हैं closed। राठौड़ कौन है ये? अपना माइक ऑफ करो। सर जो माइक ऑन है माइक ऑफ करो, नहीं तो एग्जिट हो जाओ। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को मैं अब लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। when there is a pathological interference with the normal progression of intestinal content distally, खाना जो है वो दूर तक नहीं जा पा रहा है हाथों से, तो उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। दो टाइप का होता है, मैकेनिकल, पैरालिटिक। मैकेनिकल में ल्यूमेन में कोई प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे ने मेकोनियम अटका लिया, या कोई बच्चा बाल खा गया, ट्राइकोबेजोर बोलते हैं इसको। ट्राइकोबेजोर बोलते हैं, ट्राइकोबेजोर। ट्राइका शब्द हेयर के लिए यूज होता है, ट्राइका, है ना, ट्राइकियसिस, टेढ़े मेढ़े आईलैशेस। फाइकोबेजार यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल के फाइबर या गुठलियां निकल ली। गॉल स्टोन एक बीमारी होती है, इंटुसेप्शन, आंत में घुस जाए। मैं पढ़ाने के बाद में उसकी फोटो दिखाऊंगा आपको। आंत का एक हिस्सा आंत में घुस जाए, इंटुसेप्शन, या इंफेक्शन ऑफ वर्म्स, पेट में कीड़े अटक जाए, तो इन सब से ल्यूमेन चोक हो जाएगी। बावेल वॉल पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एट्रेशिया, है ना, इम्परफेक्ट एनस, एनस ही ब्लॉक हो गई, ट्रोमेटिक, कोई ने चक्कू घोप दिया। इन्फ्लामेट्रिक पढ़ाऊंगा मैं दोनों बीमारियां, कॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिस वजह से स्कार बन जाएगा, स्कार श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, या फिर ट्यूमर है। तो ल्यूमेन के अंदर वर्म्स फंस सकते हैं। ल्यूमेन की वॉल पर यानी बावेल वॉल पर गठान हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तीसरा, आउटसाइड द वॉल क्या हो सकता है? शिवम माइक ऑफ करो बेटा। एडेसिव बेंड, आंत ऐसी थी, ऊपर चिपक गई तो ऐसी हो गई, एडेसिव बेंड बन गया ये, तो फिर खाना अटक गया। एक्सटर्नल हर्निया, कोई हर्निया था, गठान थी, उसने ब्लॉक कर दिया। जैसे ये मान लो हाथ है और ये गठान बनती गई और इसने इसको ब्लॉक कर दिया, है ना, हर्निया भी हो सकता है। एक बीमारी होती है वोल्वुलस, इसकी फोटो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ऐठन आ जाती है हमारी हाथों में, रोटेशनल प्रॉब्लम है, माल रोटेशन है। तो ये कुछ चीजें, एक्सटर्नल एप्सेस है, हीमेटोमास है, गठाने हैं, हर्निया है, ये सभी हमारी हाथों को दबा सकते। तो मैकेनिकल में 3 था, इन ल्यूमेन, ऑन ल्यूमेन एंड आउटसाइड द ल्यूमेन, ठीक है। पैरालिटिकल इलियस, पेट फूलने की वजह से भी हो सकता है, पेरिटोनियम इन्फ्लैम्ड हो गई है, हेमरेज हो गया है ना, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मल्टीविटामिन की कमी है, विटामिन B12 की, या ब्रेन का कोई डिसऑर्डर है जिससे पोलियो जिससे आपके लकवाग्रस्त हो गई है, कैलीफॉस यानी पोटेशियम फॉस्फोरस कम हो गया है, विटामिन B12 कम हो गया है, शुगर बहुत बढ़ गई है। चलो, टाइप्स, सिंपल, कुछ भी और नहीं हुआ, सिर्फ कचरा फंसा। स्ट्रेंगुलेटेड, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में ब्लड सप्लाई भी चोक हो गया है। क्लोज्ड लूप, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों तरफ अटका पड़ा है, तो ना उल्टी होगी ना स्टूल पास होगा। सबसे डेंजरस कौन सा होगा? बताओ। सिंपल, स्ट्रेंगुलेटेड एंड क्लोज्ड लूप, सबसे डेंजरस ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा है? बहुत सिंपल है ये तो, क्लोज्ड लूप। ना आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं निकल पा रहा है, ना मर जाएगा, इंटेस्टाइन परफोरेट हो जाएगी। चलो, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन 3 टाइप का और होता है, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक, समझने की जरूरत नहीं है। नाउ पैथोलॉजी, बावेल मोटिलिटी, आपको लिख के नहीं आना है ज्यादा, बट मैंने बताया अबाउट द ऑब्स्ट्रक्शन विग्रस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। क्यों? टू ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन। बिलो ऑब्स्ट्रक्शन
नो मूवमेंट। डिस्टेंशन, वाई डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन? एक तो 6-7 लीटर जो जूस बनना था तो बनेगा ही बनेगा, और जो तुमने 1-8 किलो खाना खा रखा है वो भी है ही। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेगा, गैस बनेगी, तो पेट फूलने लग जाएंगे। एंड तीसरा, बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन, बैक्टीरिया खुद प्रोलिफरेट करेंगे भैया। ठीक है, चलो ये पैथोलॉजी थी। आ जाइए क्लिनिकल फीचर पे। पहला सिम्टम आएगा एब्डोमिनल पेन। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम एंड यूजुअली स्टार्ट सडनली। द पेन इज टिपिकल क्रैम्प। सब मरोड़ आ रही है। मरोड़ क्यों आ रही मालूम है? जोर लगा के वो जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट हो रही ना, और बहुत जोर से मरोड़ आ रही ना, मरोड़, बिकॉज ऑफ द हाइपर पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्रैम्पिंग। पेन सीवियर होता है, 4 से 5-5 मिनट, 10-10 मिनट के अंतराल में आते हैं। मैं बता दूं, यदि ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर की तरफ है तो जल्दी 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 मरोड़ आएगी, और ऑब्स्ट्रक्शन नीचे है तो देर देर से मरोड़ आएगी। क्यों? जोर लगा के हमेशा घुमा घुमा घुमा, पेट तक गया, डियोडनम तक 15 मिनट में, और धक्का लगाया, फिर 10 मिनट की गैप, फिर वापस जोर लगा के डियोडनम में 15 मिनट में पहुंचा, धक्का लगाया, फिर बंद हो गया। अब मान लो सिग्माइड कोलॉन ऑब्स्ट्रक्शन है, जो लगा हईशा 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 हईशा, स्टमक, डियोडनम, जेजुनम, इलियम, कोलॉन, सीकम, सब घूम घाम के आधे घंटे में वो जोर लगा के हईशा आधे पौन घंटे में पहुंचेगा। तो फिर इसका इंटरवल धीमे धीमे होगा। तो डॉक्टर साहब मेरे को आधे घंटे तक मरोड़ आई, फिर 10 मिनट तक मरोड़। सरमेन माइक ऑफ करो। तो एब्डोमिनल पेन समझ में आ गया एक। हालांकि ये दर्द परसिस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब वो स्ट्रेंगुलेटेड वैरायटी का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सिंपल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इंटरवेल होगा, क्योंकि हाथे थक जाएगी, जोर लगा के धक्का मारा, मरोड़ आई, नहीं वो ओवरकम हुआ वो ऑब्स्ट्रक्शन, फिर 15-20 मिनट में स्ट्रेंथ लेगी, फिर करेगी। बट कांस्टेंट दर्द हो रहा है, इसका मतलब हमारी आर्टरी वेन भी ब्लॉक हो गई है हाथों के साथ। दूसरा सिम्टम मिलता है वॉमिटिंग, फीकल वॉमिटिंग। यदि ऊपर ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है तो जल्दी 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 वॉमिटिंग होगी, और ऑब्स्ट्रक्शन बहुत नीचे है तो बहुत देर देर से वॉमिटिंग होगी। वजह वही है, जोर लगा के हईशा बाहर 10 मिनट में 5 मिनट में। लेकिन सीकम से आ रहा है, जोर लगा के पूरा, छोटी हाथ बड़ी हाथ क्रॉस हुई, स्टमक, इसोफेगस, और फिर उल्टी होगी तो वो आधे घंटे में होगी, 1 घंटे में होगी। तो हायर ऑब्स्ट्रक्शन फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, लोअर ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत देर देर में वॉमिटिंग होगी। कॉन्स्टिपेशन होगा एब्सोल्यूट, गैस तक नहीं पास होगी, स्टूल पास नहीं होगा, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। डिस्टेंशन, पेट फूलेगा। एग्जामिन करोगे तो पेशेंट थोड़ा सा डरा डरा डिहाइड्रेट रहेगा। डिहाइड्रेट क्यों? जो 6-7 लीटर गैस्ट्रिक जूस बना वो वापस शरीर में आना चाहिए, जो मतलब डाइजेस्ट जूसेस बने वो नहीं आ पाएंगे। आते हमारी फूल गई है तो चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स बढ़ जाएगी, बीपी घट सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। इंस्पेक्शन, विजिबल पेरास्टाल्टिक मूवमेंट दिख सकती है। पाल्पेशन करोगे तो कोई मास वास टेंडरनेस मिल सकता है। ऑस्कल्टेशन करोगे तो अबाउ द ऑब्स्ट्रक्शन विगरस मूवमेंट मिलेगी सुनने को, लेकिन बिलो ऑब्स्ट्रक्शन कोई पेरास्टाल्टिक मूवमेंट सुनाई नहीं देगी। ठीक है, बाकी एंडोस्कोपी करा लो, सिग्मेंडोस्कोपी करा लो, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई करा लो। ठीक है, ये कराना पड़ेगा। बेरियम मील बहुत जरूरी है, यदि हायर ऑब्स्ट्रक्शन है तो। लोअर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बेरियम मिनिमा कराना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? फ्लूइड इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस को ठीक करो, डिकम्प्रेशन ऑफ बावेल, राइस ट्यूब डाल दो, गैस्ट्रिक ट्यूब डाल दो, गैस्ट्रिक लेवेज कर दो, नहीं तो फिर सर्जरी करना पड़ेगी टाइमली, है ना। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे जो वीडियो वायरल हुआ था कि मैगी है, मैगी की वजह से ऑपरेशन हुआ, वो पेट में कीड़े थे तो इतने ज्यादा वॉर्म्स हो गए, वॉर्म्स मारने की दवाई दे दी, सब कर ली, साले नहीं निकले, अटक गए, सर्जरी करना पड़ी। आंत हाथ में घुस गई, आंतों में ऐंठन आ गई, गठान है, हर्निया है, ऑपरेशन के बिना ये हो ही नहीं सकता। 95% इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बिना सर्जरी के आप ठीक नहीं कर सकते। इवन होम्योपैथी भी ठीक नहीं कर सकते, बता रहा हूँ ना। होशियारी मत करना, हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दे देंगे ठीक हो जाएगा, है ना। पैरालिटिक लीजन ठीक कर सकते हो,
पैरालिसिस है ना, बट हर्निया है, गठान है अंदर, है ना। ये देखो हाथों में आते चोक होना, इसको बोलते हैं इंटुससेप्शन। क्या बोलते हैं? इंटुस। इसकी वजह वही मोटिलिटी डिसऑर्डर है। जो मस्कुलर लेयर होती है हमारी इंटेस्टाइन की, वो गड़बड़ हो जाती है, माल न्यूट्रिशन वगैरह, और आते आते में घुस जाती है। तो जो सिम्टम्स है, जो पैथोलॉजी है, जो ट्रीटमेंट है, वो सेम किसके जैसा आएगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसा, क्योंकि इंटरसेप्शन भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ही एक कॉज है, नहीं समझे? तो भैया पैथोलॉजी में वही पेट फूलेगा, गैस बनेगी, मोटिलिटी इसके ऊपर खूब होगी, इसके नीचे नहीं होगी, है ना। फिर वो सिम्टम वही मरोड़ आएगी, उल्टियां होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सोनोग्राफी वगैरह कराना मालूम पड़ जाए, सर्जरी कराना पड़ेगा। फिर अगली वेराइटी है वोल्वुलर, ये वाली मिडगट वोल्वुलर। तो इसके अंदर ऐठन आ गई। क्या आ गई? ऐठन। तो उस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। बाकी पैथोलॉजी, सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट फिर वही आएगा जो हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पढ़ा, क्योंकि ये भी यहाँ पे चौकी हो रही है, बट ये रोटेशनल प्रॉब्लम है, रोटेशनल डिफेक्ट की वजह से ऐठन आ गई। ठीक है, तो ये वोल्वुलस। तो वोल्वुलस भी आएगा तो थोड़ा ये फोटो बढ़ा देना, ऐठन लिख देना, ये लिखा है दिस इज कंडीशन ड्यू टू डिफेक्ट इन द रोटेशन ऑफ मिड गट। तो मिड गट का रोटेशन में प्रॉब्लम हुआ, जिस वजह से बाय बर्थ या बाद में वो आते इस तरह की ऐठन युक्त आ गई, सर्जरी करके ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो व्यक्ति नहीं पड़ता। ठीक है, ये किसने अपना वीडियो ऑन किया है? ओ भैया टोपी, वीडियो ऑफ करो। मुकेश राठौड़, चलाते नहीं आ रहा हो बेटा तो एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट वोल्वुलस। एक और समस्या है मेकोनियम इलियस। क्या होता है? छोटा बच्चा मेकोनियम एस्पिरेट कर जाता है। मेकोनियम एक्चुअली में क्या होता है? स्टूल होता है बच्चे का, तो कई बार वो इम्पैक्ट कर जाता है इलियम में, इसे मेकोनियम इलियस बोलते हैं। ये पेनक्रियासिक एंजाइम कमी की वजह से भी हो सकता है, फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, या मेकोनियम बहुत ज्यादा गाढ़ा बन गया तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें भी पूरे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम मिलेंगे, एज इट इज पैथोलॉजी मिलेगी, सिम्टम मिलेंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन सेम टू सेम होगी, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, एंडोस्कोपी, बेरियम मील, बेरियम मिनिमा, और सर्जरी करना पड़ती कोई ऑप्शन, नवजात शिशु की सर्जरी करना पड़ती बिकॉज ऑफ मेकोनियम इलियम। तो ये बीमारी खत्म हुई आज। आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे पेरिटोनाइटिस। सारे टॉपिक जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ सर्जरी के, सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। एग्जिट हो जाओ।